चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी का हमारा चैप्टर, जिसके अंदर हमने वर्गीकरण को अभी स्टार्ट किया हुआ है। क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कशन आपसे कर लिया है, स्पीसीज कंसेप्ट हमने आपसे कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास के अंदर हम जो हमारी टैक्सोनॉमी है, उस टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो भी हमारे साइंटिस्ट रहे हुए हैं, उन साइंटिस्टों का जो थ्योरी उनके द्वारा दी गई थी ना, उनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पैटर्न हमारा यही है कि हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से साइंटिस्टों ने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट और एनिमल हैं, मतलब हम बात करें ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्मों को किस आधार पर उनकी जो व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी, उसकी चर्चा हम आज आपसे करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। नए सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी का पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आज आपसे इस क्लास के अंदर जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड बायोलॉजी का पोर्शन या हम बात करें जनरल साइंस का पोर्शन हमारा आता है, उन जनरल साइंस के क्वेश्चनों को हम हर एग्जाम के हिसाब से कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास को। तो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की यदि बात की जाए तो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, जिनमें से हमारे एक बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, उनकी हम बात करते हैं आपसे। फेमस साइंटिस्ट क्या है हमारे पास, जिन्होंने हमें बहुत कुछ इस टैक्सोनॉमी के बारे में हमें दिया था। उन वैज्ञानिक की हम बात करते हैं, वो है हमारे पास कौन, एरिस्टोटल। और इनको हम अरस्तु भी बोलते हैं, अरस्तु ये हमारे हैं। और इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। क्यों फादर ऑफ बायोलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है? इसके पीछे वजह है कि इन्होंने सबसे पहले प्लांट के अंदर, या हम बात करें एनिमल के अंदर, सभी के अंदर जीव जंतुओं का क्या किया था भाई, अध्ययन इन्होंने किया था, स्टडी इन्होंने की थी। प्लांटों पर भी अपने सिद्धांत इन्होंने दिए थे और एनिमल पर भी अपने सिद्धांत दिए थे। तो हम बात करें, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोल दिया जाता है और इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोल दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, देखो एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, कि इन्होंने पादपों को उनके आकार की लक्षण, आकार की लक्षण का मतलब होता है जो बाहर से देखकर उनके लक्षण जो बताए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं फिनोटाइप। आकार के लक्षण, वृद्धि हो सकती है, उनका स्वभाव हो सकता है, ग्रोथ हैबिट के आधार पर इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। जैसे कि देखो, वृक्ष हैं हमारे, झूप हैं हमारे, और शाक हैं हमारे, यानी ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। 3 तरीके से प्लांटों को इन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सबसे पहले कि वृक्ष क्या होते हैं, फिर झूप क्या होते हैं, और फिर शाक क्या होते हैं। प्लांटों की स्टडी इन्होंने करना शुरू कर दी। फिर दूसरे वैज्ञानिक हमारे आ जाते हैं 370 से 285 बीसी के बीच। इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो हमारी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसे हम बोलते हैं बॉटनी। क्यों बॉटनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांटों की स्टडी की जाती है। तो उन प्लांटों की स्टडी से रिलेटेड जो भी बातें इनकी रही होंगी, उनके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था। तो नाम है उनका क्या, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। देखो, फादर ऑफ जूलॉजी तो हम बोलते हैं एरिस्टोटल को, और फादर ऑफ बायोलॉजी हम बोलते हैं एरिस्टोटल को ही, ठीक है। और फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है किसको, थियोफ्रेस्टस को। और इन्होंने जब प्लांटों की स्टडी करना शुरू की थी, तो उस समय पहले अपनी बुक नोट करते थे। हर चीज़ को जो भी खोजा जाता इनके द्वारा बताया जाता, और हर चीज़ को इनके द्वारा नोट किया जाता था।
तो नोट जब किया जाता था तो इन्होंने कईयों पुस्तकें लिख दी हैं अपनी। उन पुस्तकों में से कुछ पुस्तक हमारे पास हैं, जैसे कि हिस्टोरिया प्लांटेरम, कॉजेज ऑफ प्लांट्स एंड इंक्वायरी ऑफ प्लांट्स, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। दूसरा पॉइंट बनता है इनके बारे में कि थियोफ्रेस्टस ने पौधों पर पुस्तकें लिखी जिसका नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम है। हिस्टोरिया प्लांटेरम हम पढ़ चुके हैं, प्लांटों के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। मतलब हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक है ना, वो किस पर लिखी गई? प्लांटों के बारे में इनके अंदर जानकारी दी गई। प्लांटों के अंदर जो जानकारी दी गई वो किस साइंटिस्ट के द्वारा इस पुस्तक के अंदर जानकारी दी गई हमें, तो वो याद रखना है हमें, थियोफ्रेस्टस के द्वारा। दूसरे पॉइंट की बात करें कि इन्होंने पादप जगत को वृद्धि स्वभाव के आधार पर, ग्रोथ हैबिट के आधार पर 4 समूहों में बांटा था थियोफ्रेस्टस ने। मतलब हम बात करें कि हमारा जो अरस्तु था, उस अरस्तु ने भी तो ग्रोथ के आधार पर प्लांटों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, वृद्धि के स्वभाव के आधार पर। उन्होंने 3 बनाए अपने, एक तो वृक्ष होंगे, दूसरे झूप होंगे और तीसरे हमारे क्या होंगे? श्रप होंगे। लेकिन इन्होंने 4 समूहों में बांटने का प्रयास किया। जैसे कि सबसे पहले हमारे आ जाते हैं वृक्ष, दूसरे आ जाते हैं झूप, तीसरे आ जाते हैं छोटे झूप और चौथे आ जाते हैं इनके शाकीय पौधे। यह जो वर्गीकरण था ना, याद रखना है आपको, एक कृत्रिम वर्गीकरण है भाई। और इन्होंने ही इस बायोलॉजी के अंदर, इस जनरल साइंस के अंदर हमारे 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे कि एनुअल, बाईएनियल और प्रीनियल, बहुवर्षीय शब्द जो प्रयोग में किए जाते हैं जनरल साइंस के अंदर, बोले तो बॉटनी के अंदर या जूलॉजी के अंदर, तो वो शब्द जो दिए गए थे ना, वो इन्होंने ही दिए थे। इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्लियर? आगे बात करते हैं अगली स्लाइड के अंदर। आगे हमारे अब अगले वैज्ञानिक हमारे पास आ जाते हैं और इनका नाम है कैरोलस लिनियस। 1707 से 1778 के बीच में इन्होंने अपने प्रयोग किए, जो कि एक स्वीडन वैज्ञानिक है। और लिनियस का जो असली नाम था वो था कार्ल वॉन लिन्थ। याद रखना है आपको सभी को, कार्ल वॉन लिन्थ लिनियस का। दूसरी बात की जाए, ये लैटिन भाषा के हमारे साइंटिस्ट हैं, स्वीडन के निवासी हैं हमारे। तीसरी बात की जाए, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। इन्हें फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। बात याद रखना है, मतलब इन्हीं को फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है, इन्हीं को फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सोनॉमी प्लांट की भी होगी और टैक्सोनॉमी एनिमल्स की भी होगी। ठीक है। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण किया और इन्होंने पादप और जंतुओं को 2 अलग अलग से इन्होंने संघ या समूह बनाए, जिन्हें हम किंगडम के नाम से जानते हैं। एक था हमारा प्लांटी और दूसरा था हमारा एनिमेलिया। तो लिनियस के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था, उस वर्गीकरण के अंदर इन्होंने प्लांटों को अलग व्यवस्थित करने का प्रयास किया और एनिमल को अलग से व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो 2 समूहों में इन्होंने व्यवस्थित किया। नाम इनके द्वारा दे दिए गए हैं किंगडम को, एक प्लांटी है और एक एनिमेलिया है। इनके द्वारा भी बहुत सारी बुकें लिखी गई थी। उन बुकों के हमें नेम याद रखना है, जैसे कि हॉर्टस अपलैंडिकस, जो कि इनकी पहली पुस्तक थी। फिलोसोफिया बॉटनिका, अगली पुस्तक सिस्टेमा नेचर, जो कि 1737 में प्रकाशित हुई थी। स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि 1753 में प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से 4 बुकें आपको यहाँ पर दे रखी हैं लिनियस की, वो आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अब जो 2 जगत प्रणाली, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या किया इन्होंने कि हमारे प्रोकैरियोट, देखो कोई भी हो एनिमल, इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला जीव कोई भी हो, चाहे तो वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर हमें 2 ही तरीके की कोशिकाएं देखने को मिल सकती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक।
इसमें से हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, बहुत पुरानी कोशिका है, और हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो एडवांस एनिमलों के अंदर पाई जाती है। आज की नई कोशिका है कि उसके अंदर बहुत सारे काम कोशिका के अंदर ही कर लिए जाते हैं। तो दो जगत वर्गीकरण के अंदर उन्होंने प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जिसे हम बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, और यूकैरियोट्स जैसे यूकैरियोट्स में किसको रखा है इन्होंने, कवक को रखा, मॉस या फिर ब्रायोफाइटा को रखा, फर्न या टेरिडोफाइटा को रखा, और हमारे पास प्लांटों का एक और आ जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनको एक साथ समूह में व्यवस्थित किया, जिसके लिए इन्होंने जगत प्लांटी यानी पादपों का रखा गया। इस कारण जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति को उपस्थिति होना अनिवार्य है। मतलब कोशिका भित्ति क्या होगी, इनके अंदर उपस्थित होगी, जबकि अन्य सभी लक्षण सभी समूहों के एक दूसरे से क्या थे, भिन्न थे। तो दो जगत प्रणाली में ये बताया गया। दूसरी हम बात करें तो दो जगत प्रणाली में एक कोशिकीय जीव जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, बहुकोशिकीय जीव जैसे कि स्पायरोगायरा, इनको सबको एक साथ समूह जिसका नाम है शैवाल अर्थात प्लांटी में रखा गया। मतलब इन्होंने ध्यान नहीं रखा किस चीज का कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है और कुछ जीवों का शरीर दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इस बात का इन्होंने याद नहीं रखा। तीसरा पॉइंट बनता है इनका, इस वर्गीकरण में पंजाई जिसे हम कवक कहते हैं, कवक पादपों को एक साथ जगत प्लांटी में रखा गया क्योंकि दोनों में कोशिका भित्ति होती है, जबकि इनके लक्षण काफी भिन्न थे एक दूसरे से। पंजाई कवक विषमपोषी होती है, पादप क्या होती हैं, स्वपोषी, फिर भी इनको एक साथ रखा गया। कोशिका भित्ति इसकी काइटिन की बनी होती है, और यहाँ पर हमारे पास जो कोशिका भित्ति है ना, वो पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल इनके अंदर पाई जाती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। फिर भी इन्होंने जब वर्गीकरण इनके द्वारा दिया गया तो उनको सबको एक साथ व्यवस्थित रखने का प्रयास किया गया। दूसरा बात करें, इस वर्गीकरण में युगलिना की स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि भाई इसको कहाँ रखा जाएगा, ऐसा इनके द्वारा नहीं बताया गया। तो दो जगत वर्गीकरण प्रणाली ही थी हमारी। चौथा आ जाता है हमारे पास इस हिस्ट्री के अंदर एपी डे कैंडोले, और इन्होंने सर्वप्रथम टेक्सोनॉमी में जो हमारे समन्वयक होते हैं, समन्वयक दो हैं प्लांटों के अंदर पाए जाते हैं, एक को तो हम बोलते हैं जाइलम और दूसरा हमारा होता है फ्लोएम। फ्लोएम जाइलम के द्वारा तो हमारे पास जो जल है H2 है और साथ में खनिज पदार्थ, खनिज, उनका परिवहन होता है, और फ्लोएम जो है ना वो भोजन का परिवहन करता है। ये दो समन्वयक हैं जो कि इन प्लांटों के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं, भोजन का परिवहन। तो याद रखना है समन्वयक। इस आधार पर इन्होंने पादपों के दो समूह बना दिए। किसने, एपी डे कैंडोले ने। एक तो असमन्वयीय पादप, मतलब जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम तक नहीं पाए जाते हैं, जैसे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। दूसरा बनाया इन्होंने के समन्वयी पादप, जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम तक पाए जाते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मतलब इन्होंने प्लांट की टैक्सोनॉमी को संबंध ऊतकों के पाए जाने और ना पाए जाने के आधार पर व्यवस्थित कर दिया। मतलब इन्होंने समन्वयी पादप तो बता दिए, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और असमन्वयी पादप बता दिए इन्होंने, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ये एपी डे कैंडोले का वर्गीकरण था। पांचवा वर्गीकरण आ जाता है हमारे पास जॉर्ज बेंथम, 1800 से 1884 के बीच में। साथ में इनके साथ थे कौन, जोसेफ डॉल्टन उखर, इनका पूरा नाम है। ये अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1817 से 1911 के बीच में। तो इन्होंने क्या बातें बताई, तो बेंथम, शॉर्ट में हम इनको बेंथम और हुकर के एक्सपेरिमेंट के नाम से या बोले तो सिद्धांत के नाम से जानते हैं इसको।
बेंथम हुकर दोनों के दोनों वैज्ञानिक जो है ना वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन से संबंधित हैं। पहली बात तो याद रखना है आपको ये पॉइंट। बॉटनिकल गार्डन में काम करने वाले वैज्ञानिक क्यूरेटर कहलाते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। दोनों के दोनों वैज्ञानिक इसी रॉयल बॉटनिकल गार्डन के अंदर काम करते हैं। बड़ा फेमस रॉयल बॉटनिकल गार्डन है आपका। बेंथम हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम, क्योंकि 1862 और 1883 के बीच में एक पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक में इन्होंने एक नया शब्द लेके आए, स्पर्मेटोफाइटा, अर्थात बीज वाले पादप। नाम याद रखना है, हम जिन प्लांटों के अंदर बीज बनते हैं उन पादपों को हम स्पर्मेटोफाइटा बोलेंगे। इनका एक सबसे बड़ा तथा एक प्राकृतिक वर्गीकरण प्रदर्शित किया था या दिया था इन्होंने, बेंथम और हुकर ने। ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट आ जाती है। अब देखो ये स्पर्मेटोफाइटा है। अब स्पर्मेटोफाइटा के जो डिवीजन हैं, जो क्लासेज इनको दे रखी हैं, इनके बारे में हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ये बीज वाले पादप हैं। इनके अंदर क्या बनने वाला है भाई? बीज बनने वाले हैं। और इस तरीके से बीज बनने वाले 202 फैमिलियों के बारे में इन्होंने बताया था। अब इन स्पर्मेटोफाइटा को इन्होंने 3 क्लासों के अंदर डिवाइड किया। पहली थी हमारी डाइकोटिलेडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडोनी। ये इन्होंने 3 क्लासें इनकी बनाई। अब जो डाइकोटिलेडोनी थी उसके अंदर इन्होंने 165 फैमिलीज के बारे में बताया और जिम्नोस्पर्मी के अंदर इन्होंने 3 फैमिली को रखा और मोनोकोटिलेडोनी के अंदर इन्होंने 34 फैमिली को रखा। अब जो डाइकोटिलेडोनी है ना उसकी भी इन्होंने 3 सब क्लासें तैयार की, जैसे कि याद रखना है आपको, पॉलीपटेली, गेमोपटेली और मोनोक्लेमाइडी। याद रखना है मोनोक्लेमाइडी, जिसके अंदर आपको याद रखना है 84 फैमिली इनके अंदर है, 45 फैमिलीज इसके अंदर है और 36 फैमिली इसके अंदर है। इस तरीके से इन्होंने 165 फैमिलीज की व्यवस्था बताई। मतलब ये है पृथक दली अवस्था। 3 पेटल्स होते हैं इनके अंदर। संयुक्त दली अवस्था जिसे हम गेमोपटेली कहते हैं, यूनिटेड पेटल होते हैं, जुड़े रहते हैं। अदली अवस्था जिसको हम मोनोक्लेमाइडी कहते हैं, जो कि इसके अंदर कोई पेटल नहीं पाए जाते हैं फूलों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, दूसरी बात करें, जेनेरा प्लांटेरम में बीजधारी पादपों की 202 फैमिली का वर्णन है। भाई पादपों की जो फैमिली होती है हमें याद करना पड़ता है कि कौन सा पादप किस फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। और एक फैमिली के अंदर बहुत सारे प्लांटों को रखा जाता है जिनके कहीं ना कहीं गुण एक दूसरे से मैच करते हैं। उन सभी का एक ग्रुप हमने समूह बना दिया, उसे हम फैमिली नाम दे देते हैं। जैसे कि क्रूसीफेरी है, लेगुमिनेसी है, ब्रेसिकेसी है, लिलिएसी, ऐसी बहुत सारी फैमिलियों को हमने बना रखा है इनके अंदर। तो इस तरीके से स्पर्मेटोफाइटा की 202 फैमिलियों के बारे में वर्णन किया, जिन्होंने ही डाइकोटिलेडोनी, मोनोकोटिलेडोनी और हमारे पास जो जिम्नोस्पर्मी है, इस तरीके से व्यवस्थित इन्होंने किया था इनको। अब हमारे पास जो बेंथम एवं हुकर का जो वर्गीकरण है उसकी बात की जाए तो बेंथम व हुकर का वर्गीकरण, पहली बात तो प्राकृतिक वर्गीकरण है। बेंथम हुकर का वर्गीकरण मुख्य रूप से पुष्पीय लक्षणों के आधार पर आधारित है, क्योंकि इसके अंदर पुष्पों की ही तो भागों की बात की जा रही है। यदि पुष्प के वो भाग हैं तो मोनोकोटिलेडोनी या डाइकोटिलेडोनी या जिम्नोस्पर्मी, उसके लक्षणों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी अच्छाई है। क्योंकि पुष्प जो होता है ना पौधे का लैंगिक भाग होता है और इसके अंदर जो परिवर्तन होने वाला है ना वो लंबा होगा और स्थायी होगा परिवर्तन, क्योंकि पुष्पीय लक्षण कायिक लक्षणों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। और यह सबसे अच्छा वर्गीकरण नहीं है, फिर भी बॉटनिकल गार्डन में एवं हर्बेरियम जो हम बनाते हैं, पिछले टर्म पे हमने पढ़ लिया है, हर्बेरियम सीट की जो तैयारी हम करते हैं वो इसी वर्गीकरण के अनुसार करते हैं, क्योंकि यह सबसे सरल वर्गीकरण है। और इसके सरल होने का कारण यह है कि यह वर्गीकरण पौधों के वास्तविक प्रेक्षण पर आधारित है। उसके अंदर जो वास्तव में रियल में जो संरचनाएं हमें देखने को मिल रही हैं उन्हें देखकर हम इसके बारे में बताते हैं। तो बेंथम व हुकर के वर्गीकरण के कुछ दोष भी हैं। क्या है कि देखो, इन्होंने जाति वृत्तीयता यानी जिसको हम फाइलोजेनी कहते हैं, इसको ध्यान में इन्होंने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि देखो जिम्नोस्पर्म को डाइकोट
और मोनोकॉट के बीच रखा गया है। जबकि विकास का क्रम ये नहीं है। विकास का क्रम ये कहता है, फाइलोजेनी मतलब होती है विकास का क्रम, जातीय वृद्धि के इस पृथ्वी पर किस तरीके के प्लांटों की उत्पत्ति कब कैसे कहाँ हुई है और किस प्लांट से किस प्लांट का निर्माण हुआ है। तो हम कहें कि देखो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म बने होंगे, फिर उसके बाद मोनोकॉट बना होगा, फिर उसके बाद डाइकॉट बना होगा। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। डाइकॉट्स मतलब द्विबीजपत्री, मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री, इसको हम जिम्नोस्पर्म ही कहते हैं। दूसरी बात करें, अगला क्लासिफिकेशन देने वाले हमारे वैज्ञानिक आ जाते हैं जिसका नाम है AWI क्लार्क। तो प्रथम जाति वृत्तीय वर्गीकरण, क्योंकि इससे पहले वाले वैज्ञानिकों ने विकास के क्रम को ध्यान नहीं रखा, तो उनके द्वारा कोई जाति वृत्तीय वर्गीकरण नहीं दिया गया। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जाति वृत्ति को भी ध्यान में रखकर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन वर्गीकरण सबसे कम जाति वृत्तीय होगा, क्योंकि जाति वृत्ति है यानी खुद विकास की हम बात करें, विकास के इतिहास की यदि बात करें, तो इन्होंने शुरुआत में कुछ लक्षणों को ही ध्यान में रखा होगा, तो सबसे कम जाति वृत्ति है ये रहा होगा। इन्होंने प्लांट किंगडम को, पेड़ पौधों के संघ को, क्रिप्टोगेमिया और प्लेनेरोगेमिया, इन दो समूहों में इन्होंने बांटा। क्रिप्टोगेमिया के अंदर इन्होंने ऐसे पेड़ पौधों को रखा जिनके अंदर बीज नहीं बनेंगे और फूल नहीं बनेंगे, मतलब प्लांट के ऐसे ग्रुप या ऐसे समूह, ऐसा किंगडम जिसके अंदर ना ही बीज बनते हैं और ना ही फूल बनते हैं। तो ऐसे पौधे में फिर ना तो जनन अंग स्पष्ट होंगे, बिल्कुल क्लियर बात है। और इन्होंने ऐसे पौधों को फिर से 3 भागों में बांट दिया। क्या क्या थे वो 3 भाग, ये रहे हमारे। एक को बोला थैलोफाइटा, एक को बोला ब्रायोफाइटा और एक को बोला इन्होंने टेरिडोफाइटा। इनके अंदर बीज नहीं बनते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, और पुष्प भी नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल में पूछ लिए जाते हैं कि निम्न प्लांट किंगडम में से किस ग्रुप के अंदर बीज और फूलों का निर्माण नहीं होता है, तो वो आपका है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब जिनके अंदर बीज भी बनते हैं और फूल भी बनते हैं, पुष्पों का भी क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे पौधे जिनमें फिर जनन अंग भी क्या होंगे, स्पष्ट होंगे या पुष्प तुल्य संरचना में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे, उन्हें हम फेनेरोगेमिया कहते हैं। याद रखना है, AWI क्लार्क का क्लासिफिकेशन है जो कि 2 प्रकार का है। एक है हमारे पास क्रिप्टोगेमिया और दूसरा है हमारे पास फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया के अंदर बीज और फूल का निर्माण नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर जनन अंग स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि फूल ही तो जनन भाग है पौधे का। दूसरा इन्होंने फेनेरोगेमिया वाला समूह जो बताया, इसके अंदर पुष्प का भी निर्माण होने वाला है और बीज का भी निर्माण होने वाला है। तो मतलब यहाँ पर पुष्प जो रहेगा हमारा, जनन अंग वो रहेगा हमारा स्पष्ट रहने वाला है, बिल्कुल सही बात है। तो इस आधार पर इसके 2 वर्गीकरण यानी 2 डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। एक है जिम्नोस्पर्म और एक है हमारे पास एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो है ना, ये हमारा आज के प्लांट है, एडवांस प्लांट है, जो आज हमें चारों तरफ देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं। ये प्लांट सभी हमारे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म इनसे पहले के प्लांट हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं प्रकृति में व्यवस्थित होने के लक्षण कम पाए जाते हैं। एडवांस प्लांट जिनके अंदर प्रकृति को सहन करने की अच्छी खासी क्षमता, अपने आप को जीवित रखने की क्षमता पाई जाती है। तो इसका मतलब विकास का क्रम यही रहा होगा कि सबसे पहले थैलोफाइटा बने होंगे, उसके बाद ब्रायोफाइटा बने होंगे, फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा बने होंगे, फिर उसके बाद पहली बार पुष्पतुल्य संरचना का निर्माण जिम्नोस्पर्म के अंदर हुआ होगा, जो कि हमारा चौथा वर्गीकरण, वो मतलब चौथा विकास का क्रम है हमारे पास। और 5वें विकास क्रम के अंदर हमने एंजियोस्पर्म को रखा है। तो इस तरीके से हमारी जो एडवांस लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब सबसे लो लेवल के प्लांट जो रखे गए होंगे वो इसके अंदर रखे गए होंगे, और सबसे हाई लेवल के प्लांट जो रखे गए होंगे, एडवांस प्लांट जो रखे गए होंगे, जिनके अंदर जड़ तला पत्ती फूल फल सब संरचनाओं का क्या हो रहा होगा, निर्माण हो रहा होगा, उन चीजों को कहाँ रखा गया होगा भाई, एंजियोस्पर्म के अंदर रखा गया होगा। और इसके अंदर ना ही जड़ बन रही है, ना ही तना बनना है, ना ही फल बनना है, ना ही बीज बनना है, ना ही फूल का निर्माण हो रहा है। उन प्लांटों को रखा गया किसके अंदर,
थैलोफाइटा के अंदर। तो हमारा ये विकास का क्रम हो गया कि प्लांटों के क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांटों का विकास का क्रम क्या है। तो सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर आपका आ जाता है क्या, एंजियोस्पर्म। जिसमें से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनके अंदर पुष्प संरचना का निर्माण भी होगा, बीज का भी निर्माण होगा, ये दोनों व्यवस्थित तरीके, और इस आधार पर इनके अंदर जनन वाली संरचनाओं का भी निर्माण हो गया। लेकिन हमारे पास जो क्रिप्टोगेमिया हैं उसके अंदर हमने व्यवस्थित किया है किस चीज को, जिनके अंदर बीज और फूल का निर्माण नहीं होगा, यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब अगला वर्गीकरण हमारे पास आ जाता है जिनका नाम है वैज्ञानिक का एंकलर 1844 से 1930 में, और साथ में प्रांट 1849 से 1893। इन्होंने भी जाति वृत्ति वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आइकलर के वर्गीकरण की अपेक्षा ये ज्यादा जाति वृत्ति है, क्योंकि इनने ज्यादा विकास के क्रम को ध्यान में रखा, उस आधार पर वर्गीकरण देने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। बात करते हैं प्लांट किंगडम के आधार पर, और इन्होंने भ्रूण के आधार पर प्लांट किंगडम को बांटने का प्रयास किया। देखो भाई, भ्रूण क्या है भाई, भ्रूण देखो, फूल के अंदर निषेचन होने के बाद जो संरचना का निर्माण हमारे पास हो रहा है वो भ्रूण है। इससे ही बीज का निर्माण आगे होने वाला है, फल का निर्माण होने वाला है, ये सारी संरचनाएं इनके अंदर बनने वाली है। इन्होंने दो सब किंगडम बनाए हमारे पास, एक का नाम है थैलोफाइटा और दूसरे का नाम है एम्ब्रियोफाइटा। ये बात याद रखना है, एक थैलोफाइटा, दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा ऐसे प्लांट होंगे इनके अंदर भ्रूण नहीं बनेगा, और एम्ब्रियोफाइटा ऐसे प्लांट होंगे इनके अंदर भ्रूण का निर्माण होगा। अब भ्रूण जब होगा तो निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया के आधार पर फिर उन्होंने ज्यूडियोगेमा और सिफ्नोगेमा में बांटा। किसको? एम्ब्रियोफाइटा को। एम्ब्रियोफाइटा, क्योंकि यहाँ तो भ्रूण एब्सेंट है, अनुपस्थित है थैलोफाइटा के अंदर, लेकिन एम्ब्रियोफाइटा के अंदर, सेपेनोगेमा के अंदर इन्होंने निषेचन के आधार पर वर्गीकरण किया, एक जूडियोगेमा और एक हमारा सेपेनोगेमा। तो जूडियोगेमा की यदि हम बात करें तो इसमें नरयुग्मक गतिशील होती हैं। भाई देखो, जब निषेचन लैंगिक हो रहा है तो लैंगिक जनन के अंदर हम बात करें तो लैंगिक जनन के अंदर एक नरयुग्मक और एक मादा युग्मक का निर्माण होता है, चाहे तो वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो मनुष्य में यदि हम बात करें इस नरयुग्मक की तो इसको स्पर्म कहते हैं हम, और महिलाओं की बात करें तो इस युग्मक को हम ओवम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेल और फीमेल प्लांटों के अंदर संरचनाएं हैं। एक नरयुग्मक है जो कि गतिशील होते हैं और मादा युग्मक तक स्वयं पहुंचते हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि मादा युग्मक गतिशील नहीं होता है, नरयुग्मक गतिशील होता है। फिर इस आधार पर इन्होंने इसको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जो कि हम पढ़ चुके हैं पीछे, इनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता में इनको एम्फीबिया के जंतुओं के समान कहा गया है। मतलब एम्फीबिया वो एनिमल है हमारे पास जो जल और थल दोनों पर रह लेते हैं, जैसे कि हमारा मेढक है, मगरमच्छ है, पानी के अंदर भी रह लेते हैं और जमीन पर भी रह लेते हैं। उभयचर प्राणी इनको हम बोल देते हैं। तो ये हमारे उभयचर प्लांट हैं एक तरीके से, यानी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जब भी इनमें निषेचन होगा तो निषेचन के लिए इनको जल की आवश्यकता होगी, और जल की आवश्यकता होगी मतलब ये उभयचर प्राणी है, मतलब इनको निषेचन की क्रिया फूल फल का निर्माण करने के लिए जल पर निर्भर रहना ही पड़ेगा इनको। तो वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है हमारे पास। अब यहाँ बात करते हैं सिफेनोगेमा के अंदर। इसमें नरयुग्मक कैसे होती हैं भाई? अचल गतिशील नहीं होती हैं, लेकिन पराग नलिका नरयुग्मक की को मादा युग्मक तक पहुंचाने का काम करती है। गतिशील नहीं होती है, पराग नलिका का इसके अंदर निर्माण होता है और उसके माध्यम से नरयुग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। ऐसे हमारे यहाँ देखो कौन कौन से, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलेडोनी और दूसरा आ जाता है फिर हमारे पास डाइकोटिलेडोनी। क्लियर बात हो? ये हमारा क्लासिफिकेशन इनका हुआ। अब आ जाता है ओसवाल्ड टिप्पो का बहुत फेमस क्लासिफिकेशन रहा है, और इन्होंने पादप जगत का सबसे बड़ा, याद रखना है भाई, इंपोर्टेंट है भाई, सबसे बड़ा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। यह वर्गीकरण पादप जगत का संपूर्ण वर्गीकरण माना जाता है।
और बुक्स वगैरह में पढ़ने में इसी वर्गीकरण को सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। ओसवाल्ड-टिप्पो का नाम याद रखना है सभी लोगों को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। तो ओसवाल्ड-टिप्पो के द्वारा वर्गीकरण जो दिया गया था वो सबसे बड़ा वर्गीकरण है, संपूर्ण वर्गीकरण इसको माना जाता है, और बुक्स वगैरह में पढ़ने के लिए इन्हीं के वर्गीकरण को याद रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्ल मैंज। इन्होंने टैक्सोनॉमी में शेरोलॉजी का महत्व बताया। सजीवों की अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। भाई बिल्कुल बात सही है। प्रोटीन की संरचना समानता और असमानता की सहायता से उनके जाति वृत्तीय संबंधों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये बताया किसने? कार्ल मैंज। पादप, नोट पॉइंटेज और जंतुओं की जाति वृत्तीय संबंधों को एक एनिमल सीरम की सहायता से समझा जा सकता है। और सेरोलॉजी यह बताती है कि चिंपांजी मनुष्य का बहुत नजदीकी है। बिल्कुल भाई, मनुष्य के विकासीय क्रम के बारे में हमने अध्ययन किया है कि मनुष्य का निर्माण जो रहा होगा उससे पहले कई जीव जंतुओं का निर्माण हो चुका होगा। मनुष्य के विकास का इतिहास क्या रहा होगा उसकी यदि जानकारी की जाए तो हम मानते हैं चिंपांजी को पूर्वज। तो ये रिलेशन है उनके अंदर, कुछ अध्ययन सेरोलॉजी का अध्ययन करके ही हम जानकारी बता सकते हैं आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे अगले वैज्ञानिक जिनका नाम है हेकल। इसमें तीन जगत कौन कौन सी है भाई आपके? एक तो प्रोटिस्टा है, एक प्लांटी है और एक एनिमेलिया है। ये संरचना इनके द्वारा दी गई थी, एक प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। हेकल ने प्रोटिस्टा किंगडम की क्या की थी? स्थापना। तो याद रखना है भाई आप, प्रोटिस्टा नाम की रचना सी कुवियर के द्वारा दी गई थी। ये बात भी याद रखना। प्रोटिस्टा में ऐसे सजीवों को रखा गया है जिनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप। प्रोटिस्टा के अंदर हमने ऐसे सजीवों को रखा है जिनके अंदर ऊतक नहीं पाए जाते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए, देखो इसके अंदर प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, एल्गी एंड फंजाई, ये हम आगे पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में सर्वप्रथम ऊतक किसके अंदर बने? फाइलम सिलेंट्रेटा, याद रखना है भाई। और प्लांट किंगडम के अंदर सर्वप्रथम ऊतक किसके अंदर बने? ब्रायोफाइटा। ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है आप लोगों को कि प्लांट के अंदर सर्वप्रथम ऊतक किस समूह के अंदर बनना शुरू हुए थे? वो है सिलेंट्रेटा। यानी सबसे पहले हमारे पास एनिमल की यदि स्टडी करें हम तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तीसरे नंबर का जो ग्रुप है ना उसके अंदर ऊतकों का निर्माण हो गया था। और प्लांटों के अंदर ब्रायोफाइटा के अंदर ऊतकों का निर्माण हो गया था। क्लियर? हेकल का कंप्लीट कोपलैंड आ जाते हैं हमारे। कोपलैंड ने 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की थी। इन्होंने माइकोटा, प्रोकैरियोट्स को रखा। प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ ऐसे जीव जंतुओं को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और प्लांटी जो है ना हमारे पास, उसमें सभी यूकैरियोटिक प्लांट रखे जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और एनिमेलिया के अंदर इन्होंने यूकैरियोटिक जंतुओं को रखा जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। उन सारे जंतुओं की व्यवस्था इन्होंने 4 प्रकार के वर्गीकरण के आधार पर कर दी थी। और अब आ जाता है हमारे पास RH व्हिटेकर 1969, बहुत फेमस है इनका वर्गीकरण। इसको मॉडर्न सिस्टम माना जाता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन हमसे पूछा ही जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वो है हमारे पास कौन? RH व्हिटेकर 1969। और ये सबसे आधुनिक वर्गीकरण हमारा कहलाता है। क्या बात करें तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमारा है। तो 5 जगत वर्गीकरण जो दिया गया था वो दिया गया RH व्हिटेकर के आधार पर। इसकी मुख्य 3 बातें हैं, एक कोशिका की जटिलता, सजीव की जटिलता और पोषण का निर्माण। मतलब इसके अंदर कोशिका कैसी है? या तो कोशिका प्रोकैरियोटिक होगी या फिर यूकैरियोटिक होगी। दूसरी बात करें सजीव की जटिलता। सजीव की जटिलता की यदि हम बात करें कि सजीव या तो एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा, जटिलता हो गई। पोषण का निर्माण, पोषण के निर्माण की बात करें तो हम या तो जीव जो होगा सजीव वो स्वपोषी होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेगा, या फिर वो भी संपोषी होगा, दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रह के क्या अपना भोजन वगैरह ग्रहण करता होगा। उस आधार पर इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। 3 संरचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है। अब जितने भी जीवित पादप हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सजीव जो भी है हमारे पास, चाहे तो वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनको इन्होंने कोशिका की जटिलता के आधार पर एक तो बनाया प्रोकैरियोटिक और दूसरा बनाया इन्होंने यूकैरियोटिक।
और प्रोकैरियोटिक के अंदर इन्होंने मोनेरा जगत आता है हमारे पास, उन सभी प्लांटों को इसके अंदर व्यवस्थित किया। यूकैरियोटिक को इन्होंने सजीवों की जटिलता के आधार पर, ये तो हो गया हमारा वर्गीकरण कोशिका की जटिलता, फिर ये हो गई हमारी सजीव की जटिलता कि मतलब एक कोशिकीय होगा या फिर बहुकोशिकीय। और एक कोशिकीय के अंदर इन्होंने रख दिया प्रोटिस्टा को, मतलब प्रोटिस्टा के अंदर जो भी एनिमल आएंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर, मतलब इनके अंदर एक कोशिका पाई जाएगी और उसी एक कोशिका के अंदर जीवन जीने की सारी कंडीशन मौजूद होंगी आपकी। बहुकोशिकीय मतलब जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये तीन तरीके के हैं, स्वपोषी जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट, ग्रीन प्लांट जितने भी हैं हमारे पास। विषमपोषी आपका माइकोटा एक ग्रुप है और विषमपोषी के ही अंदर आपका एक एनिमेलिया भी है। विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं से ग्रहण करेंगे, मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट, अब ये था इनका मोनेरा। मोनेरा के अंदर बात करें कि सभी जंतु कैसे हैं भाई, प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनके अंदर बहुत पुरानी प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इनके अंदर अविकसित केंद्रक है, यू बैक्टीरियाओं को इनके अंदर रखा गया है, एक्टिनोमाइसिटीज को रखा गया है, बीजीए को रखा गया है, माइकोप्लाज्मा को इसके अंदर रखा गया है। कुछ एकैरियोट हैं जैसे कि जीवाणुओं को भी विषाणुओं को भी इसी के अंदर रखा गया है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये मोनेरा जगत हमारा होगा, इसके अंदर आपको याद रखना है कि सभी प्रोकैरियोटिक अविकसित केंद्रक, तो कोशिका के अंदर कोई केंद्रक नाम की संरचना इनके अंदर नहीं पाई जाती है तो अविकसित होती है, वेल डेवलप नहीं होती है। यू बैक्टीरिया जो भी पढ़ेंगे हम, एक्टिनोमाइसिटीज, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा जिसको हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, और एकैरियोट्स विषाणु को बोला जाता है, नाम याद रखना है, सभी के सभी मोनेरा के अंदर रखे गए। प्रोटिस्टा की बात की जाए तो सभी एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक, मतलब कोशिका तो उनके अंदर कैसी है, यूकैरियोटिक है, लेकिन है कैसे, अभी भी एक कोशिकीय जीव हैं, लेकिन इनके अंदर केंद्रक विकसित हो गया है, जैसे कि प्रोटोजो आ गया, डाइनोफ्लैजिलेट आ गए आपके, डाइटम्स आ गए आपके, और यूग्लिनोइड आपके आ गए हैं, प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। माइकोटा के अंदर आती है हमारी देखो ट्रू फंजाई, फंजाई बोले तो कवक, फफूंद जिसको हम बोलते हैं, जो कि यूकैरियोटिक होती है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, इसलिए ये ब्राउन कलर की है या व्हाइट कलर की देखने को मिलती है और इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्लांटी की बात करें तो इनके अंदर सभी के सभी बहुकोशिकीय पादप हैं और यूकैरियोटिक हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये विकास का क्रम इनका देखा जाए तो ये है। एनिमेलिया के अंदर इन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जंतु हैं जो कि कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उन सभी प्लांटों को इन्होंने एनिमेलिया के अंदर रखा है। क्लियर। नेक्स्ट, कुछ नोट पॉइंट हमें दे रखे हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखो, 5 जगत वर्गीकरण में वायरस, जिसे हम वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकेन, इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किया गया है, वही याद रखना है। ये आर एच भटेकर के द्वारा जो 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था। फिर पढ़ा हमने थियोफ्रेस्टर ने पादप जगत को वृद्धि स्वभाव के आधार पर 4 समूहों में व्यवस्थित किया था, पढ़ चुके हैं। 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय। जो शब्द जो दिए गए ना वो किसके द्वारा दिए गए थे, थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिए गए थे। दूसरा हमने पढ़ा था 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली लिनियस द्वारा प्रस्तुत की गई, याद है। लिनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण कैसा था भाई, कृत्रिम था, ये बात भी आपको याद रखनी। एक वर्गीकरण आया था बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्गीकरण कैसा था, प्राकृतिक। और अगला पॉइंट है कि भटेकर मतलब आर एस भटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें पहला था हमारे पास मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और 5वां था एनिमेलिया। ये वर्गीकरण इनके द्वारा दिया गया। कब दिया गया भाई, 1969 में दिया गया था आर एस भटेकर के द्वारा। क्लियर। तो ये थी हमारी प्लांट टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण से संबंधित इसकी जो हिस्ट्री। वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से प्लांटों को व्यवस्थित करने का जो प्रयास इनके द्वारा किया गया है, उन चीज़ों को आज हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस लेवल के आपके उठकर आ जाते हैं जहां पर इन क्वेश्चनों का हमें मीन्स यानी मतलब पता नहीं होता है, तो हमारा वो क्वेश्चन फिर नहीं बनता है। तो एक बार हमें क्वेश्चनों की, ये साइंस के अंदर क्या है, देखो सबसे मेन है टर्मिनोलॉजी।
यदि हमें किसी शब्द का मीन्स पता नहीं है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो जूलॉजी हो, किसी के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उसका मीन्स पता करना पड़ेगा कि ये नाम जो इसको दिया गया है वो क्यों दिया गया है। तो साइंस वाले स्टूडेंट जो है ना, आपके बायो वाले जो स्टूडेंट हैं, वो तो इन शब्दों से पहले से ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो 11वीं क्लास के अंदर बायोलॉजी ले लेते हैं तो ये शब्द बार बार उनके सामने आते हैं। लेकिन साइंस को छोड़कर, चाहे तो वो मैथ्स वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स वाला हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वाला हो, चाहे वो आर्ट्स वाला हो, चाहे होम साइंस वाला हो, उनको जनरल साइंस के कुछ टर्मिनोलॉजी को पकड़ने में दिक्कत आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनने ये शब्द या तो पहली बार सुनना है, या फिर इनका मीन्स जब सुना होगा इन्होंने तो या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में सुना होगा, तो वो शब्द है ना फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर जाती हैं, इसलिए हमें क्वेश्चनों का मतलब पता नहीं रहता है। तो साइंस के अंदर सबसे मेन है कि सबसे पहले जब भी आप साइंस की स्टडी करने बैठते हो तो उस साइंस की जो भी क्वेश्चन है आपका, उसका मीन्स पता करो। उन वर्डों का, साइंस के अंदर टेक्निक वर्ड हैं, थोड़े साइंटिफिक वर्डों का यूज किया जाता है जहाँ पर हम इनको बोलते हैं, उस आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो साइंस के अंदर आज हमने जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी के अंदर यदि हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की हमने आपसे चर्चा की थी। वर्गीकरण का इतिहास जो भी है, हमारे वैज्ञानिक थे एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, लिनियस, एपीडे कैंडोले, बेंथम हुकर, A.W. आइकलर, एंगलर, ओसवाल्ड टिप्को, कार्लमैन, हैकल, कोपलैंड और R.S. बटेकर 1969, जो कि फेमस साइंटिस्ट थे। इनके आधार पर आज की क्लास के अंदर हमने हमारे इस वर्गीकरण की क्लास को, हिस्ट्री को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारी चली आ रही थी प्लांट हिस्ट्री। प्लांट की हिस्ट्री के बारे में हमने आज आपसे डिस्कस किया, और आगे वाली क्लास के अंदर हम आगे कुछ नया मैटर, नया सिलेबस इसका लेके आएंगे। तो उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया है, तो भाई सब लोग जल्दी सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर एक नए सिलेबस और नए पैटर्न के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।